दुनिया का एक ऐसा अद्भुत साइंटिस्ट जिसका शरीर एक जिंदा लाश था, जो पूरी तरह व्हील चेयर का मोहताज था, लेकिन दिमाग आम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर, जिसने अपनी खोजों से सबको चौंकाते हुए विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में बात करने वाले हैं अद्भुत साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के बारे में। बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग के बचपन के बारे में। हॉकिंग के जन्म से पहले इनका परिवार लंदन में रहता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते परिवार ऑक्सफोर्ड सिटी में आकर बस गया। इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चर थे और माँ इसाबेल हॉकिंग एक सेक्रेटरी। ऑक्सफोर्ड सिटी में स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ। जन्म के समय स्टीफन पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। बचपन में स्टीफन पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो मैथ के इक्वेशन को पल भर में सॉल्व कर लेते थे। स्टीफन अक्सर अपने फ्री टाइम में घड़ी को खोलकर उसके पुर्जों को देखकर समय के बारे में इन डेप्थ स्टडी किया करते थे। हॉकिंग के पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक डॉक्टर बने, लेकिन पिता का ये सपना तो वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया जो इनके पिता के सपने से कहीं ज्यादा बड़ा था। सन 1959 में नेचुरल साइंस की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड पहुंचे। शुरुआत में स्टीफन का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो जब भी पढ़ने बैठते तो वो उन किताबों में ही कमियां निकालने लग जाते जिन्हें वो पढ़ते थे। स्टीफन द्वारा निकाली गई ये कमियां ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर के दिमाग को भी चकरा देती थी। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। एक बार की बात है, 21 वर्षीय स्टीफन कॉलेज की छुट्टियां होने के बाद अपने घर गए। घर की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक वो गिरकर बेहोश हो गए। शुरुआत में डॉक्टर ने उनके बेहोश होने का कारण सिर्फ वीकनेस को समझा, लेकिन धीरे धीरे उनके बार बार बेहोश होने पर डॉक्टर ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि वो एक अनजान और कभी ना ठीक होने वाली बीमारी से ग्रसित हैं। उन्हें मोटर न्यूरोनस नाम की बीमारी है, जिसमें धीरे धीरे शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने कहा अब स्टीफन बस 1.5 या 2 साल के मेहमान है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग और जीना चाहते थे। वो अपनी फैमिली से बार बार कहते थे कि देखना, मैं 1 या 10 साल या 20 साल नहीं, बल्कि जब तक चाहूंगा तब तक जीऊंगा। अपनी इसी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत वो 76 साल की उम्र तक जीवित रहे। आज पूरी दुनिया उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का लोहा मानती है। अपनी इसी बीमारी के चलते उन्होंने पढ़ाई भी पूरी की। 1965 में उनकी मुलाकात जैन वाइल्ड से हुई। जल्द ही स्टीफन ने जैन से लव मैरिज कर ली। जैन और स्टीफन की लव स्टोरी और उनकी रिसर्च पर साल 2014 में एक फिल्म भी बनी। इस फिल्म का नाम था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में हॉकिंग का किरदार निभाने वाले एक्टर एडी रेडमैन को बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर भी मिला। शादी के वक्त स्टीफन अपनी बीमारी के शुरुआती दौर में थे। इस समय स्टीफन अपना हर काम खुद ही कर पाने में सक्षम थे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही उनके शरीर के अंगों ने काम करना भी बंद कर दिया और 1995 में उनकी पत्नी जैन ने उन्हें तलाक दे दिया। लेकिन तलाक देने का कारण स्टीफन की बीमारी नहीं, बल्कि स्टीफन का ईश्वर में विश्वास न रखना ही जैन को अखरता था, क्योंकि जैन एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। स्टीफन के नास्तिक होने और जैन के आस्तिक होने के कारण 1995 में जैन और स्टीफन के बीच तलाक हो गया। स्टीफन हॉकिंग मानते थे गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस किताब द ग्रैंड डिजाइन में लिखा है, ब्रह्मांड एक अनोखा और अद्भुत डिजाइन है। ब्रह्मांड की ना कोई लिमिटेशंस है और ना ही कोई किनारा। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड की रचना अपने आप हुई है। हॉकिंग ब्रह्मांड की रचना को एक स्वतंत्र घटना मानते थे। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का मानना था कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई ना कोई रचनाकार है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन हो ही नहीं सकता। लेकिन हॉकिंग का कहना था कि ब्रह्मांड में ग्रेविटी पावर की वजह से नई रचनाएं हो सकती हैं। इसके लिए ईश्वर का कोई रोल नहीं। हॉकिंग की एक और किताब इज देयर अ गॉड में लिखा है कि जो मानते हैं कि किस्मत पहले से लिखी हुई होती है, तो ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने लिखा, कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता, इसीलिए कर्म पर विश्वास करो। उन्होंने इस किताब में ये भी जिक्र किया है कि ना तो कोई स्वर्ग है और ना मरने के बाद कोई जीवन। उन्होंने लिखा था कि जीवन में विश्वास सिर्फ इच्छापूर्ण सोच मात्र है।
कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी अपनी नर्स इलियाना मैसन से की, लेकिन इलियाना ने भी 2006 में स्टीफन को तलाक दे दिया। अपने इस पारिवारिक उलझन के बीच स्टीफन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी लगातार रिसर्च करते रहे। हॉकिंग का सपना था कि वो एक बार अंतरिक्ष में जरूर जाएं, और ये सपना उनका 2007 में पूरा हुआ। ऐसे में जब स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और मैं नास्तिक हूँ, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम सब एक बहुत छोटे स्टार के एक छोटे से प्लेनेट पर बसे बंदरों की डेवलप्ड नस्ल से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की खोजों के बारे में। स्टीफन हॉकिंग ने रिलेटिविटी थ्योरी, ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया, और उनकी लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। ये बात सभी जानते हैं कि इस महान वैज्ञानिक ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 50 साल व्हील चेयर पर बिताए। व्हील चेयर से बंधे होने के बावजूद स्टीफन पूरे जोश के साथ देश विदेश में घूमकर अपने विचार देते रहते थे। साल 2001 में स्टीफन हॉकिंग भारत के मुंबई शहर में आयोजित एक इवेंट स्ट्रिंग 2001 में आए। उस समय ऑडिटोरियम खचाखच भीड़ से भरा था। स्टीफन को सुनने के लिए भारी भीड़ मौजूद थी, जिसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी श्रोताओं के बीच बैठे। जब स्टीफन ने सभी को चौंकाते हुए एक प्रश्न पूछा, प्रश्न था, क्या भविष्य का पहले से अनुमान लगाना संभव है? फिर इसका जवाब उन्होंने खुद ही दिया। उन्होंने कहा, अगर ब्रह्मांड की रचना करने वाले समस्त पार्टिकल्स की स्थितियां एवं उनकी कैटेगरीज के बारे में सटीक जानकारी मिल जाए तो भविष्य का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिज्म के स्थान पर प्रिंसिपल ऑफ इनडिटर्मिनेसी को मद्देनजर रखना जरूरी है, ताकि भविष्य के पूर्वानुमान को लेकर सही स्थितियां सामने आ सके। लेकिन किसी भी पार्टिकल की स्थिति और उसके स्पीड के बारे में परफेक्ट और सिंबॉलिक मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ मायनों में पार्टिकल वेव्स सिमिलर बिहेवियर करते हैं, यानी उनकी कोई मेक श्योर पोजीशन नहीं होती, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में ही स्पेस में उनकी पोजीशन कुछ हद तक फैली हुई सी होती है। क्योंकि क्वांटम मशीन में पार्टिकल्स और वेव्स के बीच ड्युअलिटी मौजूद होती है, इसीलिए पार्टिकल को एक वेव फंक्शन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाना पॉसिबल है। अगर किसी पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन का मान किसी निश्चित समय पर पता चल जाए, तो पास्ट या फ्यूचर के किसी भी टाइम पीरियड के लिए उसके मान को टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ तक कि ईश्वर भी किसी कण की स्थिति या उसकी स्पीड को नहीं, बल्कि उसके वेव फंक्शन को ही जान सकता है। यानी हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड के क्रियाकलापों में ईश्वर या किसी रचयिता की कोई भूमिका नहीं। अब है ब्लैक होल थ्योरी। हॉकिंग ने ब्लैक होल की थ्योरी पर भी प्रकाश डाला। ब्लैक होल का नामकरण प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नोबेल प्राइज विजेता एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने सन 1969 में किया। हालांकि पूर्व सोवियत संघ ने इसे एक फ्रोजन स्टार यानी जमा हुआ तारा कहा। हॉकिंग ने दुनिया को बताया कि ब्लैक होल से ही रेडिएशन निकलती है, जिसके कारण ब्लैक होल की एनर्जी डाउन होती जाती है। अपनी बहुचर्चित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में हॉकिंग ने कहा कि ब्लैक होल किसी ऑब्स्ट्रक्टिव स्टार की तरह है, जिनमें 3 सूर्यों जितनी अधिक द्रव्य राशि होती है। ऐसे स्टार्स के तेजी से श्रिंक होने के प्रोसेस के चलते लास्ट में ये एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ये ब्लैक होल एनर्जी का डिवॉरिंग ही कर सकते हैं, एमिशन नहीं। लेकिन हॉकिंग ने इस क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को लेकर बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट दिए। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में कहीं भी कंप्लीट ब्लैंक नहीं है, यहाँ तक कि वैक्यूम भी रिक्त नहीं है। वैक्यूम में वर्टिकल पार्टिकल पेयर्स का कंटिन्यूअसली सृजन और विनाश चलता रहता है। सृजन और विनाश की प्रक्रिया इतनी तेजी से चलती है कि ऐसे पार्टिकल्स पर ना तो कोई ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है और ना ही उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन इससे हुए प्रभावों का मेजरमेंट जरूर किया जा सकता है। ये हॉकिंग की एक रिवोल्यूशनरी रिसर्च थी। हॉकिंग कहते थे कि मेरे जीवन का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है, इसीलिए मेरी यही इच्छा है कि मैं हर एक पल का उपयोग करूं। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित घर में 14 मार्च 2018 को 76 वर्षीय महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। इसकी जानकारी उनके परिवार वालों ने दी। मौत के बारे में समझाते हुए स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जब इसके पुर्जे पूरी तरह खराब हो जाएंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। खराब हो चुके कंप्यूटर के लिए स्वर्ग और उसके बाद का जीवन नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। स्टीफन हॉकिंग ने कुछ साल पहले कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था कि इस समय पूरी दुनिया एटम बम से होने वाले विनाश से परिचित है, इसीलिए पृथ्वी का अंत परमाणु युद्ध से होगा। बीबीसी के 75वें स्थापना समारोह में स्टीफन ने भविष्यवाणी की थी कि हमारा अंत ह्यूमन
अग्रेशन और दुनिया पर राज करने की जिद की वजह से होगा। हॉकिंग ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जल्दी ही हमें दूसरे ग्रह पर घर बसाना होगा। हमें कुछ ही वर्षों बाद पृथ्वी को छोड़ना पड़ सकता है। एलन मस्क ने अपने मार्स प्रोजेक्ट में इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया। स्टीफन हॉकिंग ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि 200 साल के भीतर धरती का विनाश हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाएगा और पूरी पृथ्वी गर्म होकर लाल हो जाएगी। तब हमारी पृथ्वी एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के तापमान जितना हो जाएगा। तब धरती पर एसिड रेन होगी। पृथ्वी का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिसे मानव सभ्यता सहन नहीं कर सकेगी। रोबोट्स को लेकर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि फ्यूचर में रोबोट्स का कब्जा हम इंसानों पर होगा, क्योंकि भविष्य में रोबोट टेक्नोलॉजी में हम इंसानों से आगे निकल जाएंगे। इनकी एक अलग सभ्यता होगी और हम सब इनके गुलाम होंगे। वो रोबोट्स को मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उनका कहना था कि इस पर इंसानी नियंत्रण बहुत जरूरी है। स्टीफन हॉकिंग जो मौत को मात देकर एक महान वैज्ञानिक बने, वो न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों से कम नहीं थे। यूं तो स्टीफन हॉकिंग का ज्यादातर जीवन व्हील चेयर पर बीता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके मस्तिष्क की पहुंच असीम ऊंचाइयों तक थी। धन्यवाद।